हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इंडियन फेडरलिज्म वर्सेस अमेरिकन फेडरलिज्म। वैसे तो एक कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन ऑल द एग्जाम में अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों मैंने ऐसा बोला कि इसको कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं बनता है? बिकॉज इंडियन फेडरलिज्म का कंसेप्ट पूरा अलग है और अमेरिकन फेडरलिज्म का कंसेप्ट पूरा अलग है, क्योंकि वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी मैच्योर है एज कम्पेयर टू आर कंट्री। एक और बात यहाँ पे, वहाँ का जो नेचर है, वहाँ का जो पॉलिटिकल नेचर है, वहाँ का जो अरेंजमेंट है, स्टेट्स का जो अरेंजमेंट है, वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब ये होता है कि वहाँ के जो 50 स्टेट आप सुनते हैं, 50 स्टेट उनके, क्योंकि आप पढ़ते हैं ना कि उनके फ्लैग पे 50 स्टार्स हैं, तो ईच स्टार रिप्रेजेंट वन स्टेट। तो वहाँ पे जो 50 स्टेट है वो साथ में जुड़े हैं, साथ में सब एक ने यूनिटी बनाई है 50 ने, और बोला है कि हम साथ में रहेंगे, इसलिए बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट। इससे पहले उसका नाम था 13 कॉलोनीज नाम था इससे पहले उसका नाम। ओके, ब्रिटिशर्स के अंडर वो भी रहे थे। अब यहाँ पे बात करते हैं हम इंडिया के। इंडिया में आपको होल्डिंग टुगेदर का कंसेप्ट मिलेगा। आपने हमारी आफ्टर द 1947 स्टोरी सुनी होगी कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट अलग होना चाहते थे, अपना इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। हैदराबाद को फोर्सफुली करना पड़ा, जूनागढ़ को फोर्सफुली करना पड़ा, जेएनके के लिए सेम कहानी है। तो हमारे यहाँ पे ना टेरिटोरियल सोवरेनिटी का कंसेप्ट बहुत बड़ा है। छोटे से रहेंगे लेकिन बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट चाहिए हमें। तो यहाँ पे सेंटर को मजबूत होने की ज्यादा जरूरत है। अगर सेंटर थोड़ा सा ढीला हो गया ना, तो एक टाइम पे तो हमें न्यूज सुनने को मिलती है ना वैसे कि अरविंद केजरीवाल ने बोला था मैं किसी एक नए राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनना पसंद करूंगा। कौन से राष्ट्र की बात कर रहे थे? पंजाब की बात कर रहे थे वो लोग। तो हमारे यहाँ पे आप देखते हैं ना कि किस टाइप की पॉलिटिक्स है। तो उसके लिए सेंटर को मजबूत होना ज्यादा जरूरी है, और इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है वो सेंटर की तरफ टिल्ट करता है, सेंटर की तरफ उसका रुझान ज्यादा है। इसलिए हम अपने आप को बोलते हैं क्वाजाई फेडरल। आपने वर्ड सुना है ना, क्वाजाई फेडरल, बिकॉज यूनिटरी फीचर हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है, जो कि अमेरिका में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा अमेरिका में भाई, और क्यों मिलेगा वहां पे? रीजन ये है कि वहां का जो पॉलिटिक्स है, वहां का जो स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमसे टोटली डिफरेंट है, अपोजिट है। तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को कंपेयर करेंगे कि क्या हमारे पास कौन सी चीज है, उनके पास कौन से नहीं है। एग्जाम में देखिए पूछते हैं, इसलिए उस एक्सपेक्ट से भी देखेंगे अभी। और चलिए, अभी पहला हमारा है क्वाजाई फेडरल, क्योंकि अगर देखेंगे हमारे यहाँ पे स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है 7th शेड्यूल में अंडर आर्टिकल नंबर 246। लेकिन देखेंगे कि सेंटर के पास 97 सब्जेक्ट हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उनके पास है। ओके, और चलिए एक एग्जांपल देता हूं मैं, ज्यादा ही मैं भी कभी कभी ना अभी बात करते हैं अमेरिका वाला कंसेप्ट की। हमने भी तो जेएनके को पावर दिया था, हमने भी आर्टिकल 370 रखा था, वैसा ही है ना अमेरिका में भी कि इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट के पास रहे थे। कुछ 4-5 चीजें जो सेंटर के पास थी, जैसे कि नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए मिलिट्री थी, फॉरेन अफेयर था, कम्युनिकेशन था, ये सिर्फ नेशन के पास था, सेंटर के पास था। बाकी चीज तो हमने जेएनके को दे रखी थी अंडर आर्टिकल 370। जेएनके ने कौन सा बहुत बड़ा अपने आप को डेवलपमेंट कर लिया इतने सालों में? 2019 में जाके हटा है ना। टेररिज्म तो फ्लरिश हुआ था वहां पे। तो कहने की बात क्या है कि हमने भी एक बार मौका दिया जेएनके को, लेकिन जेएनके ने क्या प्रूफ किया? तो ये बोलने की बातें हैं कभी कभी। ओके, समवेयर हमें देखने को मिलता है कि स्टेट को पावर देने के बाद भी स्टेट उस लेवल पे कोई काम करता नहीं है। अगर स्टेट ने उस लेवल का काम किया होता, वहां पे भाई डेवलपमेंट किया होता, वहां पे बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आए होते, तो मान के चलते सारे बड़े काम वहां पे सेंटर ने किए हैं। और जब से 370 हटा है, हमें देखने को मिला है कि प्रोग्रेस हो रहा है। अभी देखिए, किताबी नॉलेज तो वही है, मैं ना वहाँ पे गया हूँ ना आप गए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स इतनी पढ़ने को मिलती है कि हमने G20 वहाँ पे कंडक्ट करवाया था, G20 की मीटिंग्स हमने कंडक्ट करवाए थे वहाँ पे। तो डेफिनेटली हमारा अप्रोच काफी जेएनके के लिए अलग हुआ। वहाँ के लोगों के साथ हम एक फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनापन बनाने की कोशिश कर रहे हैं 370 जब से हटा है। और हमें पता है कि उसके पीछे कौन सी कंट्री है, बगल में ही हमारे, वो चाहती है कि जेएनके चाहिए उन्हें। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे उनका प्योर फेडरल है, मतलब वहां की स्टेट है थोड़ी स्ट्रांग है। ओके, आपने सुना है ना कि वहां की स्टेट्स के पास पावर है कि दे हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे जेएनके में था। जेएनके का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, इट्स अ कंट्री विद इन कंट्री हम बोलते थे उसको। तो यहाँ पे हर एक स्टेट का अपना है, हर एक स्टेट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, एंड उनके पास उनका जो स्टेट है वो पावरफुल है। एज कंपेयर हमारे यहाँ पे स्टेट पावरफुल नहीं है, हमारे यहाँ पे सेंटर ज्यादा पावरफुल है। सेंटर के पास 97 सब्जेक्ट हैं, काफी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। स्टेट के पास ओनली 66 सब्जेक्ट हैं। ओके, और उतने बड़े बड़े नहीं है। और इनके ऊपर भी सेंटर जब चाहे तब लॉ बना सकता है। जैसे कि 5 ऐसे केसेस है जब लॉ बना सकता है। पहला है अंडर आर्टिकल नंबर 249, जब कोई नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज आएगी, राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से पास करके लॉ बना सकता है, राज्यसभा को पावर है वहां पे। साथ ही साथ जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी अंडर आर्टिकल नंबर 352, तो 250 में लिखा हुआ है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सेंटर को पूरी पावर है। साथ में
सॉरी 252 में लिखा हुआ है कि दो से ज्यादा राज्य जब चाहते हैं उनके लिए किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सेंटर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और उस लॉ को रिपील करने की बाद में पावर सिर्फ पार्लियामेंट को ही रहेगी जो लॉ बना है उस पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए। उसे 2-3 स्टेट जो चाहेंगे उनके लिए बनेगा। अब यहाँ पे अगली बात करते हैं 356 जब लग जाएगा, जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली रिजिड है, पार्टली फ्लेक्सिबल है। मैं सही बताऊं, पार्टली फ्लेक्सिबल ज्यादा है, रिजिड वाले जो कंपोनेंट है बहुत कम है। रिजिड वाले कंपोनेंट मालूम है कौन से हैं? जहां पे स्टेट को आप पूछते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बदलाव लाने की बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को चेंज करने की बात करेंगे, जैसे कि 7th शेड्यूल को बदलने की बात करेंगे। ऐसा कोई अमेंडमेंट अगर करना है जिसके अंदर आपको राज्यों की अनुमति चाहिए, उस टाइप के अमेंडमेंट के लिए हम बोलता हूं कि रिजिड है, लेकिन मोर और लेस फ्लेक्सिबल है। कैसे? किसी भी स्टेट की बाउंड्री को रीड्रॉ करना है, बाउंड्री बदलनी है, एक नया स्टेट बनाना है, स्टेट का नाम बदलना है, स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल सेटअप करनी है, ये सब का सब बहुत इजीली हो जाता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट करना है, सिंपल मेजॉरिटी, कुछ सरदर्दी नहीं है। सिर्फ हमारे यहाँ पे एक कंडीशन है कि आप अमेंडमेंट करो लेकिन बेसिक फीचर को डिस्ट्रॉय मत करो, बेसिक फीचर को मत टच करो। तो हमारे यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, रिजिडिटी बहुत कम है, लेकिन हम बोलते हैं कि दोनों पार्ट है, लेकिन रिजिडिटी वाले जो फीचर है बहुत कम है, उनका लार्जली रिजिड है। ओके, हमारे यहाँ पे अगेन वही यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, और हमारे यहाँ पे जो रेसिड्यूरी पावर है वो सेंटर के पास है। और आपको बता दो कॉन्करेंट लिस्ट में भी जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो अंडर आर्टिकल नंबर 254, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अंडर आर्टिकल 254 लिखा हुआ है कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा यहाँ पे सेंटर की पावर चलेगी। यहाँ हमारे यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर का कंसेप्ट जो है यहाँ पे बहुत क्लियर कट है। यहाँ पे क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर होता है। फेडरल के लिए अपने अलग सब्जेक्ट है, स्टेट के अपने अलग सब्जेक्ट है, और फेडरल वहां पे स्टेट के सब्जेक्ट में उंगली नहीं करेगा, हमारे यहाँ पे करेगा। ठीक है, तो ये बात है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। अगर मैं ब्रिटेन के साथ कंपेयर कर रहा होता तो ब्रिटेन के साथ कंपेरिजन में ये होता कि वहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, ब्रिटेन का पार्लियामेंट सुप्रीम है, वेयर एज इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, एंड सेम गोज विद अमेरिका एज वेल। हमारे यहाँ पे अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा का, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रेजेंटेशन किस बेसिस पे होता है? पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। सिक्किम को एक ही रिप्रेजेंटेशन है, यूपी को सबसे ज्यादा है, यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है इसीलिए। लेकिन यहाँ पे हर एक स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि वहां पे 50 स्टेट है और वहां पे 100 रिप्रेजेंटेशन है, मतलब पर स्टेट 2, छोटे बड़े का कोई मतलब ही नहीं है वहां पे। तो दिस इज द ट्रू फेडरलिज्म मैं बात करता हूं। लेकिन अगेन उनका जो फॉर्मेशन है, कंट्री का फॉर्मेशन है, वो अलग है, हमारा अलग है। ओके, अगेन रेसिड्यूरी पावर हमारे यहाँ पे सेंटर के पास है रेसिड्यूरी पावर, और रेसिड्यूरी पावर का जो कंसेप्ट है सेंटर के पास रहने का, इसका सोर्स क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में गवर्नर जनरल के पास था पहले। ठीक है, और यहाँ पे अमेरिका में किसके पास है? स्टेट के पास है, फेडरल के पास नहीं। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट है, स्टेट उसके ऊपर लॉ बनाएगा, ना कि फेडरल अपना सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, वहां पे क्या है? वहां पे ड्यूअल जुडिशरी है, मतलब स्टेट कोर्ट स्टेट के ऊपर लॉ बना सकता है, स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर, वेयर एज ए फेडरल कोर्ट जो फेडरल सब्जेक्ट है उसके ऊपर लॉ बना सकता है। हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर भी लॉ लॉ बना नहीं सकता, माय मिस्टेक, लॉ नहीं बना सकता, उसको एग्जामिन कर सकता है। ओके, उसके ऊपर डिसीजन दे सकता है, समझे आप? तो हमारा थोड़ा अलग कंसेप्ट है। हमारे यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम पूरा हो जाता है। यूनिटरी सिस्टम कब हो जाता है? जब इमरजेंसी लगती है। इमरजेंसी के टाइम पे क्या कोई अमेंडमेंट होता है? कोई अमेंडमेंट नहीं है भाई। आर्टिकल 352 जब लगेगा तो कहने का मतलब पूरी पावर किसके पास आ गई? सेंटर के पास आ गई, बिना डूइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए बिना हम पूरी पावर एक हाथ में ली जा सकती है, ये हमारे कंट्री का प्रोविजन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। ये वाला प्रोविजन आपको बहुत रेयर मिलेगा, ये ठीक है, ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हमारे यहाँ पे भी है, लेकिन रीजन है उसके पीछे। सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट, अगर आपने जहां दूसरी सिटीजनशिप ले ली किसी कंट्री की, तो वहां आप इंडिया की सिटीजनशिप खो दोगे। वहां ड्यूअल सिटीजनशिप है, कहने का मतलब आप पहले वहां के राज्य के हैं, वहां के राज्य के पहले सिटीजन होते हैं, देन वहां पे आप कंट्री के होते हैं, तो ये डिफरेंस है। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में वहां पे दोनों को इक्वल रोल है, सेंटर भी कर सकता है, स्टेट भी कर सकता है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे जो फेडरल प्रोविजंस हैं उन्हीं के लिए, उन्हीं को अगर रिप्लेस करना है, उन्हीं को अगर अमेंड करना है तो हम स्टेट को पूछेंगे, अदरवाइज हम स्टेट को नहीं पूछेंगे। पार्लियामेंट को पूरी पावर मिलती है अंडर आर्टिकल नंबर 368। फंडामेंटल राइट को अमेंड करना है विद स्पेशल मेजॉरिटी, कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी। डीपीएसपी को करना है, पार्लियामेंट करेगी। तो पार्लियामेंट को ज्यादा पावर है हमारे यहाँ पे। कुछ प्रोविजंस के लिए हम जैसे बोलते हैं ना, हम बोलते हैं रिजिडिटी की बात जब करते हैं, रिजिड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो रिजिड वहीं पे है जब हमें स्टेट को पूछना पड़ता है, अदरवाइज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मोर और लेस फ्लेक्सिबल ज्यादा है। चलिए, तो ये था हमारा एक
छोटा सा वीडियो, और कोशिश किया मैंने आपको समझाने की। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीज और बता देता हूँ। प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट, देखिए हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो जब तक इलेक्ट हो रहा है जिंदगी भर बन सकता है, 5-6 टर्म के लिए, कभी जब तक वो उसको सपोर्ट मिल रहा है तब तक वो बनेगा। अमेरिका में कैसा है, 2 टर्म के लिए मैक्सिमम। एक और बात, हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो मैक्सिमम 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट बन सकता है, टेम्पररी प्रेसिडेंट बन सकता है, क्योंकि 6 महीने में इलेक्शन कराए जाते हैं अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो गई तो। वहां पे कैसा है, वहां अगर प्रेसिडेंट ने रिजाइन दे दिया है, प्रेसिडेंट मर गया है, प्रेसिडेंट की पद खाली हो गई, तो जो वहां का वाइस प्रेसिडेंट होता है वो रिमेनिंग टाइम के लिए सीधा प्रेसिडेंट बन जाता है। तो ये थोड़ा सा और मोटा मोटा डिफरेंस है, आपको बता दिया मैंने। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पे सारे नोट्स में शेयर करता हूं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और ऐसे ही किसी शॉर्ट में टॉपिक समझाऊंगा मैं, और डिटेल मतलब कोशिश करूंगा आपको सब कुछ कवर कर पाऊं उसके अंदर में। थैंक यू वेरी मच।